ध्रुव स्वामी की नाटक के तत्वों की दृष्टि से समीक्षा। तो ध्रुव स्वामी की सफलता और असफलता पर प्रकाश डालिए। तो नाटक के उपन्यास और कहानी की भांति विद्वानों ने 6 तत्व स्वीकार किए। एक तो होता है कथा वस्तु या कथानक, पात्र उनका चरित्र, देश काल अथवा वातावरण, कथोपकथन या संवाद योजना, भाषा शैली एवं उद्देश्य। नाटक के तत्व हैं। तो वैसे कचक दे भाव के नाम से इसको याद किया जा सकता है। का से कथानक, चा से चरित्र, देश काल वातावरण, और का से कथोपकथन, फिर भाषा शैली, ऊ से उद्देश्य। पढ़ने के लिए ही लिखे जाते हैं, जबकि नाटकों की रचना रंगमंच पर देखने के लिए होती है और उनका अभिनय देखने के लिए की जाती है। कहानी और उपन्यास इस श्रव्य काव्य है, लेकिन नाटक एक दृश्य काव्य है, क्योंकि कहानी उपन्यास सुने जाते हैं और पढ़े जाते हैं, लेकिन नाटक देखा जाता है। यही कारण है कि रंगमंचीता और अभिनेता वो नाटकों का सातवां तत्व मानते हैं। अभिनेता की दृष्टि से नाटक के ऊपर बताए गए जो 6 तत्व हैं, कुछ ऐसे तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे नाटक में अभिनय में बाधा ना पड़े। जैसे कथानक बहुत छोटा होना चाहिए, पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। ध्रुव स्वामी प्रसाद जी का अंतिम तथा पूर्ण काल की रचना है। इस नाटक को अभिनेता की दृष्टि से सफल बनाने के प्रति सजग रहे, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट होता है। इसका कथानक बहुत छोटा है, इसके केवल 3 अंक और 3 दृश्य हैं। आसानी से 2.5-3 घंटे के समय में रंगमंच पर इसे दिखाया जा सकता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें प्रसाद जी के अन्य नाटकों के समान पात्रों की बाहुल्यता नहीं है। पात्र सीमित हैं, जिनमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटकों में इतने अधिक पात्र हैं कि उनके पृथक पृथक नाम ही याद नहीं रहते। किंतु नाटक के मुख्य पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामी है, जबकि गौण पात्रों में शिखर स्वामी, मंदाकिनी, सकलराज, कोमा और मिहिरदेव के नाम भी आते हैं। अब तीसरा है कि प्रस्तुत नाटक में अनेक दृश्य भी नहीं है, अन्यथा प्रसाद जी के कुछ नाटकों में दृश्यों की भरमार है, जिसे मंच पर बार बार दिखाने और बदलने में कठिनाई होती है। चौथी विशेषता है कि प्रसाद जी के नाटकों में गीतों की बाहुल्यता रहा करती है, जिससे यदा कदा कथा वस्तु से भी कोई संबंध नहीं है। किंतु प्रस्तुत नाटक में केवल 3 गीत हैं, वे भी कथा विकास के भावार्थ व्यंजना में सहायक है। गीतों की दृष्टि से प्रस्तुत नाटक सफल है। तो ध्रुव स्वामी नाटक है जो सफल है। 3 गीत हैं और कथा वस्तु भी का कोई संबंध नहीं है इससे। अब 5वीं विशेषता है कि जो प्रसाद जी के और नाटक है उनमें क्लिष्टता है, दोषारोपण करते हुए कहा जाता है ऐसी संस्कृत निष्ठता है, सामान्य पाठक उसे समझ ही नहीं पाते। प्रस्तुत नाटक के भाषा में विषय का दोष नहीं लगाया जा सकता। जो ध्रुव स्वामी नाटक है इसमें विषय का दोष नहीं लगाया जा सकता। ये इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग तो अवश्य मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दर्शकों को समझने आए। तो दर्शकों को ध्रुव स्वामी नाटक समझ में आता है। 6वां है प्रसाद जी के नाटकों में गूढ़ दार्शनिक भाव की अभिव्यंजना की प्रधानता होती है। गूढ़ दार्शनिक समस्याओं को विवेचन उनके नाटकों को नीरस बना देता है, किंतु ध्रुव स्वामी में गूढ़ता भी नहीं है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों में रंगमंचीकरण के विषय में एक प्रमुख आक्षेप यह लगाया जाता है कि उनके नाटक लंबे लंबे स्वागत कथनों की अधिकता रहती है। आत्मगत स्वागत कथनों की विषय यह तथ्य स्वीकार करती है, रंगभूमि से दूर बैठा प्रेक्षक तो सुन ले, किंतु रंगमंच पर उपस्थित कोई अन्य पात्र नहीं सुन पाए। तो प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनमें सबसे पहले स्वागत के में ज़्यादा समय चला जाता है, लेकिन ध्रुव स्वामी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे 2 गज दूर जो बैठे दर्शक भी सुन सकते हैं और स्वागत कथनों के विषय में रूढ़ प्रचलित हो गई। अभिनय की दृष्टि से इस स्थिति में इसे संभवत मानना चाहिए। ऐसे स्वागत कथनों की योजना जितना ही कम आ जाए नाटकों में उतना ही अच्छा होता है। 8वां है कि जो प्रस्तुत नाटक में बड़े ही संक्षिप्त कार्य श्रृंखला से आगे बढ़ाने वाले हैं। 9वां है कि नाटक को मनोरंजक बनाने के लिए विदूषक नामक पात्र को स्थान दिया जाता है, जो खाने पीने की बातें करता है, लोगों को हंसाता है। लेकिन जो प्रसाद जी का ध्रुव स्वामी नाटक है इसमें विदूषक नहीं है। हाँ, हिजड़े कुबड़े और बौनों का वार्तालाप जरूर है ध्रुव स्वामी नाटक में। उनके युद्ध के दृश्य की योजना करके एक नाटक मनोरंजक बनाने का सफल प्रयास किया गया है और निम्नांकित वार्तालाप है।
जैसे कुबड़ा युद्ध भयानक युद्ध, बौना हो रहा है कि कहीं होगा मित्र, हिजड़ा बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख लें। बौना कहता है कुबड़े से, सुनता है, अरे तू अपना हिमालय इधर कर दे, मैं दिग्विजय करके लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों पर के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बौना एक मोर्चा लेकर तलवार उसे घुमाने लगता है। अब 10वां ध्रुव स्वामी में जो विविध पात्र हैं उनका चरित्रांकन भी इस कौशल से किया गया कि वह है जो देखने वाले उनको प्रभावित कर सके। नाटक के आरंभ में ही दर्शक विस्माद में आ जाते हैं। ध्रुव स्वामी अपनी दयनीय अवस्था में अश्रुपात करती दिखती है। खड़ग धारणी द्वारा गूंगी का अभिनय करते हुए भाव भंगिमा को ध्रुव स्वामी को आगे बढ़ने के संकेत करना ही रंगमंच को आकर्षक प्रतीत होता है कि जो ध्रुव स्वामी है तलवार को धारण करने वाली है और आज वो कैसे अश्रुपात कर रही है, क्योंकि इसमें ध्रुव स्वामी का रामगुप्त से अपनी रक्षा करती है और रामगुप्त उसकी प्रार्थना को ठुकरा देता है और ध्रुव स्वामी उसे फटकारने के लिए चंद्रगुप्त द्वारा उसकी रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की कामना करती है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त से प्यार करती है और उसी से रक्षा के लिए कहती है। ध्रुव स्वामी बहुत भावबद्ध हो करके आलिंगनबद्ध हो जाती है। आलिंगनबद्ध कर लेने से मंदाकिनी द्वारा ये प्रोत्साहन गीत गाते हुए ध्रुव स्वामी के सामंत कुमारों को विदा करने का प्रसंग ही पर्याप्त आकर्षक है। इस नाटक में रामगुप्त की जो चरित्र है वो अधमता है, चंद्रगुप्त का जो चरित्र उदात्त है, मंदाकिनी का उत्तेजक है, स्फूर्तिकारक उक्तियां हैं, शिखर स्वामी है, चाटुकारितापूर्ण और धूर्तता से युक्त चालें हैं। इसमें कौमा कौन अनुरागिता है, राजपुरोहित की सच्ची धार्मिक बातें हैं और इसमें मृत्युदंड की भी चिंता नहीं है। 11वां है ध्रुव स्वामी में प्रसाद जी ने ऐसे दृश्यों की योजना नहीं की जो नाटक में वर्जनाएं कहलाते हैं, जो दोष माने जाते हैं नाटकों के। युद्ध, मृत्यु, यात्रा, चुंबन, संभोग आदि ऐसे दृश्य हैं जिन्हें अरुचि रंगमंच पर दिखाने में कठिनता की दृष्टि से आचार्यों ने नाट्य वर्जनों की कोटि में परिगणित किया है। रामगुप्त वध के लिए दृश्यों को वर्जित कहा जा सकता है, किंतु ऐसे प्रसंग का यह निर्देश करना अनुपयुक्त ना रहेगा। आजकल ऐसे दृश्य वर्जित नहीं माने जाते हैं। देश काल तथा वातावरण का भी जो प्रस्तुत नाटक है वह यथायथ सजीव आंकन किया गया है। इसमें जो देश काल का है, प्रतिहारी है, आमत है, परम भट्टारक है, प्राचीन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ मंच सज्जा प्राचीन उपकरणों को उल्लेख करके पात्रों की वेशभूषा आदि में भी प्राचीनता देकर जो प्रसाद जी हैं समाज को एक आभास उत्पन्न करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि विविध घटनाओं की संभावना बढ़ गई है और इस तर्क वितर्क में वो नहीं पड़ते हैं जो अनुचित प्रतीत हो। अब 13वां इस नाटक का उद्देश्य है जो वो मोक्ष की समस्या है पर प्रकाश डालता है। जो देखने वाले देखते हैं कि जो कुचक्री शिखर स्वामी के प्रयासों के कारण चंद्रगुप्त के हाथों से गुप्त साम्राज्य ही नहीं छिन जाता, पितु वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी का भी रामगुप्त से विवाह हो जाता है। उससे ध्रुव स्वामी भी छिन जाती है और साम्राज्य भी छिन जाता है। इस नाटक का उद्देश्य है दोनों प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को भुलाने की चेष्टा करते हैं, किंतु परिस्थितियों वश वे एक दूसरे के और निकट आ जाते हैं। रामगुप्त की विलासिता और कुप्रस्थता से ध्रुव स्वामी को उससे सर्वथा परांगमुख कर देती है, उसे अपने मन से निकाल देती है। परिणाम यही निकलता है कि राजपुरोहित ध्रुव स्वामी को रामगुप्त से मोक्ष पाने का अधिकार बताता है कि रामगुप्त से तुम दूर चले जाओ। जब रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो दर्शक पाठक यह देखकर प्रसन्न हो उठते हैं कि दोनों प्रेमियों का विवाह और मार्ग निष्कंटक हो गया। अब कोई कांटा नहीं रह गया रास्ते में। तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामी के नाटक सभी तथ्य दृष्टि से एक पूर्ण सफल नाटक है। रंगमंच की अभिनेता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक कहलाता है।